Hello my dear students, how are you? You are most welcome in Stang English classes. We are going to learn about the optative sentence. मैं आपको आज ऑप्टेटिव सेंटेंस के बारे में बताऊंगा। इससे पहले मैंने आपको इम्परेटिव सेंटेंस के बारे में बताया था। अब मैं आज आपको ऑप्टेटिव सेंटेंस के बारे में बताऊंगा कि ऑप्टेटिव सेंटेंस की परिभाषा क्या होती है, ऑप्टेटिव सेंटेंस की पहचान क्या होती है और ऑप्टेटिव सेंटेंस वाले डायरेक्ट नरेशन को इनडायरेक्ट नरेशन कैसे बनाते हैं। सबसे पहले मैं ऑप्टेटिव सेंटेंस के बारे में, उसके पहचान के बारे में और उसकी परिभाषा के बारे में बताऊंगा। ऑप्टेटिव सेंटेंस को हिंदी में इच्छाबोधक वाक्य कहते हैं। ऑप्टेटिव सेंटेंस को हिंदी में इच्छाबोधक वाक्य कहा जाता है। ऑप्टेटिव सेंटेंस को क्या बोलते हैं? इच्छाबोधक वाक्य, इच्छाबोधक वाक्य या इच्छा सूचक वाक्य। और इसकी परिभाषा डिफिनीशन है कि जिस वाक्य से किसी व्यक्ति की इच्छाओं का बोध हो उसे ही इच्छाबोधक वाक्य कहते हैं। जिस वाक्य से किसी व्यक्ति की इच्छाओं का बोध हो उसे ही इच्छाबोधक वाक्य कहते हैं। और इसकी पहचान क्या है उसी पर हम लोग आज चर्चा करेंगे और फिर डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कैसे बनता है ऑप्टेटिव सेंटेंस वाले डायरेक्ट नरेशन का, उसको हम बताएंगे। देखिए, इच्छाबोधक वाक्य यानी ऑप्टेटिव सेंटेंस की पहचान है कि यह सदैव में से शुरू होता है या में वाई से शुरू होता है और अंत संबोधन चिन्ह से होता है। जिस वाक्य में शुरू में में मिलता हो, में लगा हो और अंत में संबोधन चिन्ह लगा हो, एड्रेसिंग मार्क लगा हो, ऐसे वाक्य को हम देख करके कह सकते हैं यह तो ऑप्टेटिव सेंटेंस है। अब देखिए, ऑप्टेटिव सेंटेंस से इच्छा का बोध होता है और इच्छा का बोध कराने वाला वाक्य ही ऑप्टेटिव सेंटेंस कहलाता है। जैसे हम कह दें कि ऑप्टेटिव सेंटेंस ले लिया जाए, जैसे हम कह दें कि मैं यू लीव लॉन्ग, तो देख सकते हैं कि यह एक ऑप्टेटिव सेंटेंस है, क्योंकि देखिए हम पहचान के लिए बता रहे हैं कि यह में से शुरू हो रहा है और संबोधन चिन्ह से अंत हो रहा है। ऐसी दशा में वाक्य ऑप्टेटिव का होगा, यह तो कन्फर्म है। लेकिन ऑप्टेटिव सेंटेंस से तीन बातें प्रकट होती हैं, वह हम बात करेंगे। ऑप्टेटिव सेंटेंस से तीन बातें कौन कौन सी प्रकट होती हैं, यानी हम कह सकते हैं इच्छाएं कितने प्रकार की होती हैं। तो इच्छाएं तीन प्रकार की होती हैं। जैसे हम कह सकते हैं कि शुभ कामना के रूप में इच्छाएं कितनी प्रकार की होती हैं? तीन प्रकार की। पहला क्या है? शुभ कामना के रूप में, शुभ कामना के रूप में इच्छा। और दूसरा है प्रार्थना के रूप में इच्छा, प्रार्थना के रूप में इच्छा। और तीसरा है अभिशाप के रूप में इच्छा, अभिशाप के रूप में इच्छा। यानी ऑप्टेटिव सेंटेंस से तीन बातें प्रकट होती हैं, शुभ कामना, प्रार्थना और अभिशाप। प्रश्न यह बनता है कि कब शुभ कामना जाहिर करता है ऑप्टेटिव सेंटेंस, कब प्रार्थना जाहिर करता है और कब अभिशाप जाहिर करता है। इसी को हम लोग जानना चाहेंगे और हम आपको बता रहे हैं। देखिए, शुभ कामना को हम लोग अंग्रेजी में विश कहेंगे। क्या कहेंगे? विश। शुभ कामना को क्या कहेंगे अंग्रेजी में? विश। यानी विश कब जाहिर होगा? फिर प्रार्थना कब जाहिर होगा? प्रार्थना को अंग्रेजी में यहाँ प्रे कहेंगे, प्रे, PRAY, प्रे। और कब अभिशाप जाहिर होगा? अभिशाप को हम लोग अंग्रेजी में कहेंगे कर्स, CURS, कर्स कहेंगे। और हम यही बात आपको स्पष्ट करना चाहेंगे कि कब शुभकामना होता है ऑप्टेटिव सेंटेंस से, कब शुभकामना प्रकट होता है, कैसे हम जान लेंगे शुभकामना वाला वाक्य है, कैसे जान लेंगे कि प्रार्थना वाला वाक्य है और कैसे अभिशाप वाला, इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं। देखिए, अगर में के बाद
कोई नाउन या प्रोनाउन लगा हो और उसके बारे में शुभ बोला गया हो, अच्छी बात कही गई हो, शुभ बात कही गई हो, तो वह शुभ कामना प्रकट करता है। जैसे हम कहते हैं मे यू लीव लॉन्ग, तो ध्यान से देखिए इसमें क्या है कि मे के बाद एक प्रोनाउन आया है और उसके बारे में कुछ अच्छी बात कही गई है, तो निश्चित रूप से यह वाक्य शुभ कामना वाला अर्थात विश प्रकट कर रहा है। देख सकते हैं कि यह इसमें क्या मे के बाद नाउन या प्रोनाउन आया है और उसके बारे में शुभ बातें बोली गई हैं, तो यह शुभ कामना वाला है। अगर प्रार्थना कैसे प्रकट होगा उसके देख लीजिए। अगर मे के बाद गॉड या गॉडेस शब्द आए हों तो, और या देवी देवता का नाम आया हो कोई, और फिर ऐसी दशा में हम कहेंगे कि यह तो प्रार्थना वाला वाक्य है। जैसे हम कह सकते हैं मे गॉड, या जैसे हम उदाहरण ले लें, मे गॉड सेव यू, मे गॉड सेव यू। तो ध्यान से देखिए इसमें जो बताया जा रहा है वही है, मे के बाद गॉड या गॉडेस शब्द लगा हो या किसी देवी देवता का नाम लगा हो, आया हो, ऐसी दशा में यह ऑप्टेटिव सेंटेंस प्रार्थना का बोध कराता है। और कब हम अभिशाप का बोध कराते माने वाक्य कराता है, उस पर देखिए हम बता रहे हैं आपको। अगर मे के बाद कोई नाउन या प्रोनाउन आया हो, जैसे हम ले रहे हैं मे यू डाई, मे यू डाई, देखिए इसमें क्या है, यह अभिशाप प्रकट कर रहा है। यह पहचान क्या है कि मे के बाद कोई नाउन या प्रोनाउन आया हो और उसके बारे में अशुभ बोला गया हो, तो निश्चित रूप से वह ऑप्टेटिव सेंटेंस अभिशाप प्रकट करने वाला है। देखिए एक बार फिर, यदि मे के बाद कोई नाउन या प्रोनाउन लगा हो और उसके बारे में शुभ बातें बोली गई हो तो शुभ कामना है। अगर मे के बाद गॉड या गॉडेस लगा है या किसी देवी देवता का नाम लगा है तो वह प्रार्थना सूचक है, इसको हम प्रे बोलेंगे। अगर किसी नाउन या प्रोनाउन से पहले मे अर्थात मे के बाद नाउन या प्रोनाउन लगा है और उसके बारे में अशुभ बोला गया है, तो निश्चित रूप से वह अभिशाप प्रकट कर रहा है, यानी अभिशाप प्रकट करने वाला वाक्य है। यही था पहचान कि कैसे हम लोग प्रार्थना सूचक या जो है कि शुभ कामना सूचक या अभिशाप सूचक वाक्य को कैसे पहचानेंगे। मैंने आपको बताया सरल ढंग से कि मे के बाद कोई नाउन या प्रोनाउन लगा हो, उसके बारे में शुभ बातें कही गई हो तो विश प्रकट करता है। मे के बाद गॉड या गॉडेस शब्द हो या किसी देवी देवता का नाम आया हो तो वह प्रार्थना सूचक होता है। और मे के बाद कोई नाउन या प्रोनाउन आया हो और उसके बारे में अशुभ बोला गया हो तो वह अभिशाप प्रकट करता है। अब देखिए इस ऐसे दशा में डायरेक्ट इनडायरेक्ट कैसे बनाते हैं। नियम नंबर 1 मैं आपको बता रहा हूँ, ऑप्टेटिव सेंटेंस का नियम नंबर 1 कह रहा है कि यदि रिपोर्टेड स्पीच से शुभ कामना प्रकट हो तो सेड को किस में बदलेंगे वही ध्यान देना है। जब भी हम लोग रिपोर्टिंग वर्ब को बदलने की बात करते हैं तो बहुत ध्यान से बदलते हैं। तो अगर रिपोर्टेड स्पीच से शुभ कामना प्रकट हो तो सेड को किस में बदल देते हैं, देख लीजिए कैसे बदलेंगे। जैसे हम कहते हैं कि दी मैन सेड कामा इन्वर्टेड कामा मे यू लीव लॉन्ग। अगर ऐसे ही आपके सामने एक डायरेक्ट नरेशन लगा हो आया हो तो कैसे बदलेंगे, देखिए पहले पहचानेंगे कि इस ऑप्टेटिव सेंटेंस क्या प्रकट हो रहा है। तो देख सकते हैं कि मे के बाद यू लगा यानी प्रोनाउन आया, उसके बारे में अच्छी बात कही गई है, तो सेड को विश्ड में बदल देंगे। किस में बदलेंगे, सेड को विश्ड में। हर बार सेड को विश्ड में बदलेंगे जब रिपोर्टेड स्पीच से शुभ कामना का बोध हो। जैसे कह सकते हैं दी मैन विश्ड दैट तो संयोजक शब्द लगना ही है, दैट। अब फिर पहले जैसा यानी यू सेकंड पर्सन का ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा, ऑब्जेक्ट नहीं है, अच्छी बात बोली गई है तो हम फर्स्ट पर्सन मान ले रहे हैं, तो क्या होगा आई। ऑब्जेक्ट न होने की स्थिति पर सेकंड पर्सन के प्रोनाउन को फर्स्ट पर्सन या थर्ड पर्सन के प्रोनाउन में बदलते हैं, इसलिए मैंने इसको आई माना है, फर्स्ट पर्सन माना है। आई माइट लीव
लांग। आप कहेंगे कि यह माइट कहाँ से हो गया, तो यह कह सकते हैं कि माइट क्या है, टेंस के अनुसार माने नियमानुसार टेंस में परिवर्तन किया गया, मे का माइट होता है। अब देखिए बन के तैयार हो गया, द मैन विश्ड दैट आई माइट लिव लॉन्ग। देखिए यह पहला नियम था कि कैसे हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाएंगे। यदि रिपोर्टेड स्पीच से शुभकामना प्रकट हो तो सेड को विश्ड में बदलते हैं, शेष नियम पहले जैसा ही प्रयोग करते हैं। बन के तैयार हुआ, द मैन विश्ड दैट आई माइट लिव लॉन्ग। यही था पहला नियम। अब मैं आपको दूसरा नियम बता रहा हूँ, ऑप्टेटिव सेंटेंस का दूसरा नियम। दूसरा नियम क्या कहता है, यदि रिपोर्टेड स्पीच से प्रार्थना का बोध हो तो सेड को प्रेड में बदलते हैं। दूसरा नियम क्या कह रहा है, ध्यान से फिर से सुनिए। यदि रिपोर्टेड स्पीच से प्रार्थना का बोध हो तो सेड को प्रेड में बदलते हैं, शेष पहले जैसा नियमानुसार परिवर्तन करते हैं। जैसे एक हम उदाहरण ले रहे हैं, दी ओल्ड मैन सेड, दी ओल्ड मैन सेड, कामा इन्वर्टेड कामा, मे गॉड ब्लेस यू, ब्लेस यू। देखिए यह प्रार्थना का बोध करा रहा है वाक्य। पहचान में हम बताएं, मे के बाद गॉड या गॉडेस शब्द लगा हो या किसी देवी देवता का नाम आया हो तो प्रार्थना सूचक होता है। तो हम देख सकते हैं कि मे गॉड यह प्रार्थना सूचक है, तो सेड को विश्ड क्या है कि प्रेड में बदलेंगे। प्रार्थना सूचक है तो सेड को प्रेड में बदलेंगे और शेष नियम पहले जैसा चलेगा। जैसे हम इसी को कर दें इस तरह से, दी ओल्ड मैन प्रेड, प्रेड दैट गॉड माइट, मे का क्या हो जाएगा माइट, ब्लेस। आप देखिए यू प्रोनाउन मिला है तो यू प्रोनाउन ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलता है। ऑब्जेक्ट अनुपस्थित है तो हम यू को फर्स्ट पर्सन या थर्ड पर्सन में लिख देंगे। मी हम लिख दिए, मी क्या हो गया, द ओल्ड मैन प्रेड दैट गॉड माइट ब्लेस मी। फिर से एक उदाहरण ले लीजिए, इसे हम कह सकते हैं इसको इस तरह से। एक उदाहरण और लीजिए दूसरे नंबर नियम का। दूसरा नियम का दूसरा उदाहरण है, जिसे हम कह दें कि दी बेगर सेड टू मी, कामा इन्वर्टेड कामा, मे गॉड सेव यू, सेव यू। ध्यान से देखिए इससे भी प्रार्थना का बोध हो रहा है, तो हम इसको इनडायरेक्ट बनेगा, दी बिगर प्रेड मी दैट गॉड माइट सेव मी, सेव मी। यह हो गया दूसरे उदाहरण, दूसरे नियम का दूसरा उदाहरण। हम हर बार ऐसे ही करेंगे कि अगर प्रार्थना सूचक है रिपोर्टेड स्पीच तो सेड को प्रेड में बदलेंगे और शेष परिवर्तन नियमानुसार करेंगे। टेंस का परिवर्तन नियमानुसार, निकटता सूचक शब्दों का दूरी सूचक शब्दों में नियमानुसार परिवर्तन करेंगे और प्रोनाउन का परिवर्तन नियमानुसार करेंगे। ये सब चलता रहेगा। अब अगला नियम देखिए, तीसरा नियम, ऑप्टेटिव सेंटेंस का तीसरा नियम। तीसरा नियम कहता है यदि रिपोर्टेड स्पीच से अभिशाप का बोध हो तो सेड को कर्स्ड में बदल देते हैं। देखिए फिर से सुनिए, यदि रिपोर्टेड स्पीच से अभिशाप का बोध हो तो सेड को कर्स्ड में बदल देते हैं और शेष
नियम अनुसार परिवर्तन करते हैं। जैसे हम उदाहरण ले लें, तीसरे नियम का पहला उदाहरण है, अगर हम कह दें कि दी ओल्ड वुमैन सेड, द ओल्ड वुमैन सेड, कामा इन्वर्टेड कामा, मे यू गो टू हेल, द ओल्ड वुमैन सेड मे यू गो टू हेल इन्वर्टेड कमा क्लोज। तो देख सकते हैं कि इसमें क्या है कि अभिशाप का बोध हुआ है, मे के बाद प्रोनाउन आया, उसके बारे में अशुभ बोला गया। ऐसी दशा में कहेंगे कि तो अभिशाप वाला वाक्य है। तो इसका इनडायरेक्ट बनेगा दी ओल्ड वुमैन विश cursed that he might go to hell। हम एक चीज़ आपको बताना चाह रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। कभी कभी जब हम नियम बताते हैं कि अगर रिपोर्टेड स्पीच में सेकंड पर्सन का प्रोनाउन लगा हो और उसे ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं, अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो उसे अपने इच्छा अनुसार फर्स्ट पर्सन या थर्ड पर्सन में बदलते हैं। लेकिन इसमें भी विवेक लगाना है कि हम थर्ड पर्सन में इसको बदलें कि फर्स्ट पर्सन में। देखिए इसमें क्या है कि हम यहाँ सोचेंगे अगर यू को फर्स्ट या सेकेंड थर्ड पर्सन में बदलना है तो विवेक लगा के बदलिए, नहीं कि अनाप शनाप या फर्स्ट पर्सन या में मान जाइए, थर्ड पर्सन में मान जाइए, तो कुछ अशुभ क्या है कि सिस्टम से परे हो जाता है। देखिए यहाँ क्या कहना है मेरा, मैं कहना चाह रहा हूँ अगर अशुभ बात कही गई हो तो थर्ड पर्सन मानिए, शुभ बात कही गई हो, अच्छी बात कही गई हो तो उसे फर्स्ट पर्सन मानिए। देखिए यहाँ क्या है कि अशुभ बात कही गई है इसलिए मैंने ही माना है। यहाँ आई मान के अपने को नरक में हम नहीं करेंगे ना। आप ये ध्यान दीजिएगा कि इसमें कहा गया ना मे यू गो टू हेल, आप नरक में जाओ, तो यहाँ आप अपने को मत मानिए, ही मान जाइए, यू को आई मत मानिए। तो विवेक लगाना है कि अगर हम स्वतंत्र हैं यू को फर्स्ट पर्सन या थर्ड पर्सन में मानने के लिए, तो अच्छी बात हो तो फर्स्ट पर्सन मानिए, अगर अच्छी बात न हो तो थर्ड पर्सन मानिए। यहाँ अच्छी बात नहीं है, अशुभ बोला गया है, तो हम फर्स्ट पर्सन न मान के थर्ड पर्सन मान गए। यह बना क्या, द ओल्ड वुमैन कर्स्ड दैट ही माइट गो टू हेल। एक वाक्य और ले लीजिए। देखिए उदाहरण तो बहुत दिए जा सकते हैं लेकिन वीडियो लंबी हो जाती है, बार बार वीडियो लंबी होने से प्रॉब्लम होती है, तो हम शॉर्ट में विस्तार से और इजी वे में सरल विधि से बता रहे हैं। आप इसको ध्यान से सुनिए और कापी कलम लेकर के उसका अभ्यास करिए, सारे बातें नोट करते जाइए कापी पर। और देखिए उदाहरण अगर हम कह दें कि दी बिगर सेड कामा इन्वर्टेड कामा में दे डाई, में दे डाई। देखिए यहाँ क्या है कि अशुभ है, बात कही गई है और इसका मतलब यह अभिशाप प्रकट कर रहा है। तो तीसरा नियम के अनुसार हम बदल रहे हैं। अगर रिपोर्टेड स्पीच अभिशाप प्रकट कर रहा है तो सेड को कर्स्ड में बदल देंगे। तो क्या हो जाएगा, दी बिगर कर्स्ड दैट, अब फिर यहीं से प्रोनाउन लग जाएगा या नाउन लग जाएगा, जो है सब्जेक्ट से शुरू होगा। तो यहाँ दे है, दे थर्ड पर्सन नो चेंज होता है इसलिए दे का दे रहेगा। दे के बाद फिर माइट, मे का माइट हो जाएगा। यानी यहाँ देखिए हो गया क्या, ऐसे बन के तैयार हो गया, द बिगर कर्स्ड दैट दे माइट डाई। यही था ऑप्टेटिव सेंटेंस का। अगर वाक्य है डायरेक्ट नरेशन के रिपोर्टेड स्पीच में तो इसको इनडायरेक्ट कैसे बनाया जाता है इसके बारे में मैंने
संक्षिप्त रूप में क्या है कि सरल विधि से, सरल तरीके से अच्छे उदाहरण, आसान उदाहरण रख करके आपको समझाने का प्रयास किया। अब आपको सारे नियम जान लेना है। पहला नियम कहता है कि यदि रिपोर्टेड स्पीच से शुभकामना प्रकट हो तो सेड को विद में बदलते हैं। अगर रिपोर्टेड स्पीच से प्रार्थना का बोध हो तो सेड को प्रेड में बदलते हैं। और यदि रिपोर्टेड स्पीच से अभिशाप का बोध हो तो सेड को कर्स में बदलते हैं। और शेष नियम पहले जैसे नियमानुसार परिवर्तन करते हैं, उनका पालन करते हैं। अब मैं अगली वीडियो में अगला भाग लेकर के आऊँगा और आपसे अनुरोध है, आपको कहा जा रहा है कि जब भी वीडियो देखिए या पाठ पढ़ रहे हैं, चैप्टर पढ़ रहे हैं, सिस्टम हम दे रहे हैं, तो उसको नोट करते रहिए ताकि आप उसको भूलिए मत और कॉपी पर इसको नोट करिए। अब अगली वीडियो में अगला नियम लेकर के मैं आऊँगा, तब तक के लिए वेट करिए।